Joe, good morning. हो गई बातचीत? भर गया पेट? नहीं कुछ रह गया हो तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ, आप लोग कर लो, है ना। मतलब आपकी इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं पढ़ाई से ज्यादा। शुरू करें पढ़ाई? चलो शब्दावली निकाल लो। तो शब्दावली में विलोम शब्द ही करेंगे हम। पहले विलोम शब्द पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट हमने कौन सा किया था? 11 किया था, आज हम करेंगे 12। क्या हुआ? क्या हुआ? सारी चिपकी हुई है तो इसे तो आप खोल सकते हैं। मैं तो ये चाहती थी कि मेरी किताब में इस तरह के पेज आए और फिर मुझे आराम से खोलने का मौका मिले। फटेगी नहीं? चलो क्लास के बाद मेरे से करवा लेना। अभी वो तो पेज नहीं है जो आज पढ़ना है। जाओ तो स्केल लो और स्केल से करके लेके आओ। चलो अभ्यास सेट 11 कल कर लिया था, 12 करेंगे। पेज नंबर 39 पहला शब्द है आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है किसी चीज पे सवार होना या आसीन। जैसे शेर पर आरूढ़ है माँ, तो शेर पर सवार होना, ठीक है। इसी तरह से इसका विलोम हो जाएगा अनारूढ़, मतलब सवार नहीं होना। नेक्स्ट शब्द है निष्पाप। निष्पाप कहते हैं जिसमें कोई पाप ना हो या जिसके मन में पाप ना हो, इसका विलोम हो जाएगा पाप। पाप क्या होता है? गलत, बुराई, ठीक है, जिसमें कुछ बुराई होती है। नेक्स्ट शब्द है छली। छली मतलब छल करने वाला, इसका विलोम हो जाएगा निश्छल या निश्छली, ठीक है, तो छल ना करने वाला। नेक्स्ट शब्द है अंतरंग। अंतरंग कहते हैं अंदर का, और इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग, मतलब बाहर का। अंतरंग और बहिरंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने मन में अंदर की चीजें देखते हैं, अपने विचार, अपना स्वभाव, इसको देखना कहेंगे अंतरंग। और जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं उसे कहते हैं बहिरंग। तो हमें अंतर्मुखी होना चाहिए या बहिर्मुखी होना चाहिए? वैसे दोनों होना अच्छा होता है, और अगर फिर किसी एक पक्ष पे जाएं तो हमें अंतर्मुखी होना चाहिए। अगर हम अंतर्मुखी होते हैं तो अपनी कमियों को खुद पहचान कर उन्हें खुद ही दूर करते हैं। और जो इंसान बहिर्मुखी होते हैं वो अकेले कभी नहीं रह सकते। अगर उन्हें कभी ऐसा समय आ जाए कि अकेला रहना पड़े तो पागल हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इसलिए अंतर्मुखी होना अच्छा होता है।
आगे आपका अगला शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कहते हैं सुख संपत्ति को, इसका विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य। नेक्स्ट शब्द है भौतिक। भौतिक कहेंगे सांसारिक, इसका विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। भौतिक मतलब ये सारी दुनिया, इस दुनिया के बारे में सोचना। आध्यात्मिक हो जाएगा इस दुनिया से परे, जो अलौकिक दुनिया है उसके बारे में। नेक्स्ट शब्द है जागृत। जागृत कहते हैं जागा हुआ, इसका विलोम हो जाएगा सुषुप्त, मतलब सोया हुआ। तो एक सोना और जगना, और जागृत और सुसुप्त, इन दोनों में अंतर क्या है? कई बार जगा हुआ होकर भी सुसुप्त होता है। मतलब जैसे हम ये कहेंगे कि जागृत और सुसुप्त का अर्थ जो हम लेते हैं, जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, हमें भेजा गया है पढ़ने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे बैठते एक आध घंटे, चलो ठीक है क्लास के लिए पैसे दिए हैं तो हम आके बैठ के बात करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब घर पहुँचते हैं तो हम सारा दिन भर शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे करके हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हर दिन की वही दिनचर्या हम जीते जा रहे हैं। तो हम जगे हुए हैं लेकिन हम क्या हैं? सुसुप्त हैं। अब जैसे मान लो, अब जागृत कहेंगे तो सोया हुआ व्यक्ति भी क्या हो सकता है? जागृत हो सकता है। जैसे मान लो कि आपका लक्ष्य आपके आंखों के सामने रहता है, आप 1 मिनट के लिए भी अपना जो लक्ष्य है उसे नहीं भूलते, तो आप जो सो रहे हैं, तो जैसे किताब आपकी सामने रखी हुई है, नींद आ रही है, तो आप वहीं पे ही थोड़ी देर के लिए बस आंख बंद करके लेट गए हैं, और फिर जैसे ही आंख एक बार खुलेगी तो नेक्स्ट फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे इसमें आप सोए हुए भी क्या है? जागृत हैं। तो ये अंतर होता है जागा हुआ और जागृत में होना। कहने का मतलब अपने लक्ष्य के प्रति जिसको आभास है, अपने लक्ष्य का ज्ञान है, उसे हम कहेंगे जागृत, और जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है वो क्या होगा? सुषुप्त कहलाएगा। आगे शब्द है हमारा राग। राग कहते हैं किसी के प्रति लगाव, किसी में लीन होना, राग कहलाएगा। इसका विलोम हो जाएगा द्वेष या विराग। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। द्वेष हो जाएगा मतलब जिससे किसी का उसको कोई लगाव ना हो, और विराग मतलब उससे अलग हटा हुआ। द्वेष हो जाएगा ईर्ष्या होना, और विराग हो जाएगा उसका लगाव ना होना। ठीक है, तो लगाव होना, चाहना, तो चाहना से अर्थ जब राग का आएगा तो द्वेष इसका विलोम हो जाएगा, मतलब घृणा करना हो जाएगा। और राग जब किसी को से लगाव या किसी में लीन होना, रक्त होना, तो वो आपका विराग हो जाएगा। आगे देखो, अब समझ नहीं आ रहा मैम ये क्या है? क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या समझा रही हूं मैं? हाँ, अरे मैं शब्दों का अर्थ बता रही हूँ बालक, शब्दों का। ये जो शब्दावली पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो आपका विलोम शब्द दिया है, उन शब्दों का अर्थ लिख लो बगल में, याद रहेगा। अगला शब्द है करुण। अच्छा, आधे छात्र तो ऐसे सोचते होंगे जैसे एडमिशन हो रहा है, हर दिन होता है, नए बैच में चलता रहता है, अगर एडमिशन बंद कर दो तो फिर भी जबरदस्ती होता है, नहीं हमें यही वाला बैच चाहिए। तो हर दिन एडमिशन होता है तो पहले लाइव क्लास देखेंगे मैम की, तो उसी से शुरू करते हैं एंट्री। अब यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर मोह भंग हो जाता है ना। तो सारी चीजें शुरू से पता चलती है। मूवी अगर बीच में से देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो नेक्स्ट शब्द है करुण। करुण कहते हैं जिसके अंदर दया हो, इसका विलोम हो जाएगा निष्ठुर, जिसके अंदर दया ना हो या निर्दय भी हो जाएगा। ठीक है। उत्तम, उत्तम मतलब बहुत अच्छा, इसका विलोम हो जाएगा अनुत्तम, मतलब जो अच्छा ना हो या कम अच्छा हो। विवेकी, विवेकी मतलब बुद्धि वाला या जिसके अंदर विवेक हो, बुद्धि हो, इसका विलोम हो जाएगा अविवेकी, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, विवेक ना हो। नेक्स्ट शब्द है आपका महान। महान मतलब जिसे हम कहें कि बहुत बड़ा या जो प्रसिद्ध हो, महान कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा तुच्छ, मतलब छोटा सा, निम्न। नेक्स्ट शब्द है श्याम। श्याम का अर्थ यहाँ पे है काला से, इसका विलोम हो जाएगा श्वेत, मतलब सफेद। नेक्स्ट शब्द है प्रस्थान। प्रस्थान कहते हैं चले जाना, इसका विलोम हो जाएगा आगमन, मतलब आ जाना। नेक्स्ट शब्द है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब साफ साफ,
इसका विलोम हो जाएगा अस्पष्ट, मतलब साफ साफ नहीं। नेक्स्ट शब्द है इहलोक। इहलोक कहेंगे पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची में भी आ जाता है। इहलोक मतलब ये लोक जिस लोक में हम लोग हैं। इसका विलोम हो जाता है परलोक। परलोक मतलब पराया लोक कह सकते हैं या स्वर्ग के लिए कहा गया है। अच्छा, आपको लगता है परलोक है, स्वर्ग है? हाँ, नहीं है, सब कोरी कल्पना है। कहाँ जाते हैं हम मरने के बाद? क्यों, ये किसने कह दिया कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे? इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं क्या? अच्छा, चलो, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पता नहीं होता है या नहीं, लोगों ने बना दिया। इहलोक मतलब ये लोक जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मानव रह रहा है, पृथ्वी लोक। और परलोक मतलब जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद जहाँ जाते हैं, तो लोग कल्पना करते हैं हम स्वर्ग में ही जाते हैं। क्या पता नरक में भी चले जाएं, हाँ, जैसे कर्म रहे हैं। पर जो भी होगा वो तो तभी पता चलेगा जब मरेंगे, तो अभी तो इसी लोक के बारे में पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है शब्द कठोर। कठोर कहते हैं जो कठिन हो या क्लिष्ट हो। इसका विलोम हो जाएगा कोमल या मुलायम, सॉफ्ट। नेक्स्ट शब्द है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कहते हैं पास करना, किसी चीज को पास करना। इसका विलोम हो जाएगा अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो जाना। नेक्स्ट शब्द है प्रदान। प्रदान कहते हैं जैसे देना, और आदान हो जाएगा इसका विलोम लेना। नेक्स्ट शब्द है उदय। उदय माने उगना, और इसका विलोम हो जाएगा अस्त, मतलब छिपना। नेक्स्ट शब्द है अधोगामी। अधोगामी क्या होता है? देखो, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला, इसको कहेंगे अधोगामी, और इसका विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो यहाँ पे अधोगामी हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, और ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की तरफ। अगला शब्द है अगम। अगम कहते हैं जहाँ जाना कठिन हो, ठीक है। दुर्गम मतलब इसका जैसे हम बोलते हैं कि दुर्गम भी इसका पर्यायवाची होगा, जहाँ जाना कठिन हो। इसका विलोम हो जाएगा सुगम, जहाँ जाना सरल हो। नेक्स्ट शब्द है मसृण। मसृण कहते हैं मुलायम को। इसका विलोम हो जाएगा रुक्ष। रुक्ष कहते हैं खुरदरा। नेक्स्ट शब्द है दानव। दानव मतलब राक्षस। इसका विलोम हो जाएगा मानव, मतलब मनुष्य। तो वैसे सही देखा जाए वर्तमान समय में मनुष्य ही राक्षस हो रहा है, नहीं? हाँ, अच्छा, दानव और मानव में अंतर क्या होता है? दानव के सींग होते हैं इतने बड़े बड़े, हैं, और मानव के नहीं होते। देखो, सही मायने में अगर देखा जाए तो एक मनुष्य ही है। मनुष्य में एक मानव है और एक दानव है, आप ऐसे कह सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सब पे दया करता है, और एक जो बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छा बुरा क्या है एक रास्ता चुनता है, उसको हम मानव कह सकते हैं, मनुष्य के गुण। और जो बर्बर है, किसी को भी कष्ट पहुंचाता है, अच्छा बुरा उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, वो बुरा ही बुरा काम करता है, वो हो जाएगा दानव, ठीक है। तो हमसे ये कहा जाता है कि आप मानव हो, मनुष्य हो, तो मनुष्यता का परिचय दो। तो आपको क्या लगता है, मनुष्य होते हैं हम? शुरू से सही मायने में देखा जाए तो हम मनुष्य नहीं, हम जानवर हैं, और इसे 2 पैर का जानवर कहा जाता है ना। बुद्धिमान जानवर कह सकते हैं, 2 पैर का जानवर कह सकते हैं, या वो जानवर जिसने सारे जानवरों को गुलाम बना लिया है अपनी बुद्धि से। लेकिन आखिरकार है तो हम जानवर ही। तो ऐसे ये वाली बात कह देते, कभी कभी हमारे छात्रों पे बड़ा ना इतना दिल पे धक्का पड़ता है, अरे मैम ऐसे कैसे कह दिया। एक बार मेरी क्लास का ही किस्सा है, छात्रों के बीच में ना झगड़ा हो रहा था। रीजनिंग का आपका एक क्वेश्चन था कि उसमें दिया था शेर, मनुष्य और जानवर, इसको डायग्राम में बताना, प्रदर्शित करना था। तो उसमें एक ऑप्शन, मतलब 2 छात्रों के बीच में झगड़ा था। एक तो इस तरह से डायग्राम बनाया था, तो एक का कहना था कि ये होगा, और एक कह रहा था कि नहीं ऐसे होगा। तो बताओ, शेर, मनुष्य और जानवर, इसमें कौन सा होगा? पहला होगा। कैसे होगा? इसमें एक मनुष्य है, एक शेर है, और दोनों क्या हैं? जानवर हैं।
तो इस तरह से। तो अब इसमें दोनों झगड़ रहे थे, तो पूछा मैम क्या होगा, तो मैंने कहा भाई ये होगा। अब यहाँ भी मामला कुछ दोनों तरफ आ गया। अच्छा, जो इसे गलत कह रहे हैं, कैसे? अरे ऐसे जानवर, और फिर ऐसे ऑप्शन देके शेर और मनुष्य। तो इसमें आपका क्या होगा, जानवर के अंदर शेर और मनुष्य दोनों हैं, ये है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रश्न वो समझो। यहाँ पे मैं करेक्ट नहीं बोल रही, मैंने आपको 3 शब्द दिए, 3 शब्दों के लिए ये प्रयोग हो रहा है कि 3 शब्दों के लिए एक डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो बात यहाँ पे यही है कि जानवर तो ये दोनों हैं, और उसके अंदर दोनों आएंगे, एक मनुष्य और एक शेर। लेकिन जैसे आपको बात हजम नहीं हो रही ना, ऐसे ही हजम नहीं हुई। मैम ऐसे कैसे हो सकता है, मनुष्य जानवर कैसे हो सकता है? अरे आदिवासी कौन थे? मनुष्य आदिवासी ही तो था। आज ही तो बनाए हमने ये शहर नगर। हमारे गांव, अगर गांव देहात को देखें तो आज भी जंगली इलाकों में ही होते हैं। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो पता चलेगा कि गांव ऐसे होते थे दूर दूर किसी अलग में, पहले पेड़ों पे। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो गुफाओं में रहता था मानव। कहाँ रहता? जंगली जानवरों के बीच में रहता था, तो जानवर नहीं था। और भाई बड़े, हाँ, अरे ये बात देखो, एक कड़वा सच है, मान लो इसको। याद रखना, जब मनुष्य जन्म लेता है ना, तो वो निरीह जानवर के जैसा होता है। और आज भी अगर मान लो मैं ये दरवाजा बंद कर दूं अभी यहाँ से, और बस इसमें इतना रास्ता हो कि बस एक ही बंदा निकल सकता है, वो भी धक्का मुक्की से, और यहाँ अफवाह कोई फैला दे कि आग लग गई, तो आप मानवता का जैसे मनुष्य के जैसा प्रदर्शन नहीं करेंगे, जानवरों जैसा करेंगे, मार के भागे। भाई मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे बाहर निकलना है। तो आपका स्वभाव ऐसे, और ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कहती है, बहुत प्रैक्टिकल किया गया है इस पे। और ये चीज कहा है कि मनुष्य को जानवर बनते देर नहीं लगती। जब बात अपने जान प्राण, अपने परिवार और इन सब पे आती है, तो वो जानवर जैसा ही बिहेव करता है जैसे बाकी और जानवर करते हैं। तो हम मनुष्य कैसे होते हैं? हम मनुष्य होते हैं प्रशिक्षण से। अगर मान लो एक किसी को 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस। एक ट्विंस बच्चे को आप रखो ऐसी जगह पे जहां उसको बचपन से ही हर एक चीज सिखाई जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, अच्छा और बुरा सब कुछ सिखाया जाता है। और एक बच्चे को जानवरों में रख दो, दोनों के संस्कारों में बहुत अंतर आ जाएगा। एक प्राणी के जैसा ही है, एकदम से जैसा स्वभाव उसने सीखा, और एक है ट्रेंड हुआ। तो मनुष्य को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग जब देके, अगर कोई ट्रेनिंग देके सही बन रहा है तो वो कौन है? जानवर। क्योंकि शेर को ट्रेनिंग देके हंटर पे नचाया जा सकता है, बंदर को ट्रेनिंग देके नचाया जा सकता है, इतने सारे कुत्ते को ट्रेनिंग देके नचाया जा सकता है। तो गुलाम ट्रेनिंग देके बनाया जा सकता है, तो मनुष्य भी ट्रेनिंग देके ही बनाया जाता है। तो इसलिए आपको ये दर्द लग रहा है ना, मैम ने ऐसे बोल दिया मनुष्य, हम तो मनुष्य, हमको जानवर बोल दिया, ये वाली चीज। तो इस दर्द को ना सह लो, है ना, अच्छी बात है। तो अब यहाँ से एक क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि जब हम जानवर हैं तो हम जानवर से मानव कैसे बने, वो हमें देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे आजकल मेरा ज़्यादा ज्ञान ना लोगों को पच नहीं रहा है, मैं अभी दिमाग में ना बोल ही देती हूँ। चलो आगे देखो, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा। दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा। नेक्स्ट शब्द है विषम। विषम कहेंगे जैसे हम 1 3 5 यानी 1 3 5 जैसे गिनती को, इसे हम विषम कहते हैं। और सम मतलब जैसे समान, 2 4 6। ठीक है, अगला शब्द है नीरस। नीरस कहते हैं जिसमें कोई रस ना हो, इसका विलोम हो जाएगा सरस, जिसमें कोई रस हो। तो चलो मेरे साथ बोलो शब्द। पहला शब्द है, और तेज स्पीड से आपको बोलना है, आरूढ़, निष्पाप, छली, अंतरंग, ऐश्वर्य, भौतिक, जागृत, राग, करुण, उत्तम, विवेकी, महान, श्याम, प्रस्थान, स्पष्ट, इहलोक, कठोर,
उत्तीर्ण, प्रदान, उदय, अधोगामी, अगम, मसृण, दानव, महात्मा, विषम, नीरस। आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इन सेट में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये सारे आपकी परीक्षा में मिल जाते हैं। उस समय मुझे बहुत खुशी होती है जब छात्र आके कहते हैं मैम परीक्षा में ये आया और ये दूसरे सेट में मिल गया, ये तीसरे में मिल गया, ये पहले में मिल गया, है ना। तो ये भी अच्छा है। मैं चाहती हूँ हमेशा ऐसे ही होता रहे, तो मेरी मेहनत भी सफल होगी। चलो क्रिया निकालो जल्दी से। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिया। हम लोग पढ़ रहे थे विकारी पद। अब ध्यान दो यहाँ पर जल्दी से, आज हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। क्रिया हमारा काफी लंबा टॉपिक होता है और इसको हमें जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। हाँ जी, आगे आपकी छुट्टी 4 दिन की पड़ रही है। सोमवार को सुबह में 4 या 5 बजे मैं आऊँगी, अगर मेरी ट्रेन सही टाइम पे रही तो, ठीक है, अगले सोमवार को। तो हाँ जी, सोमवार को नहीं, जब मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगी तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, सुबह में 4 या 5 बजे ट्रेन, अगर हद तक लेट भी 4 बजे की है लौटते समय, अगर ज़्यादा हद तक लेट भी होगी 5, 6, 7, 8 तक, और अगर ज़्यादा नहीं, घूमने नहीं जा रही, काम से जा रही हूँ मैं, घूमने नहीं, इलाहाबाद। अरे अभी मत बोलो भाई, अभी मैं पर्सनल काम से जा रही हूँ, कल से, मतलब आज ही शाम को निकल रही हूँ। हाँ, तो खैर चलो, शाम वाले बैच की आज भी छुट्टी नहीं है। मेरा सब कुछ पैकिंग वैकिंग सब रेडी है, मुझे बस यहाँ से बैच लेके मुझे निकलना है, ठीक है। हाँ, 10 बजे की ट्रेन है, इतनी जल्दी भी नहीं है, तो टेंशन मत लो तुम लोग। मतलब कोई मौका चाहिए, शाम की छुट्टी है, नहीं शाम की छुट्टी नहीं है, 5 बजे क्लास होगी। अब पढ़ लो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद में पूछना। मेरी पर्सनल बातें अगर पूछनी है क्लास खत्म होने के बाद पूछ लिया करो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, हम विकारी पद की बात करते हैं। हमने विकारी पद पढ़ा। विकारी का मतलब है जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण। अभी तक हमने जो जितने भी पद पढ़े उन सब में लिंग, वचन, कारक से परिवर्तन देखा, लेकिन अब जो हम क्रियापद पढ़ने वाले हैं इसमें हम काल से परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे विकारी शब्दों के अंदर आता है क्रिया। अब हम क्रिया के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा लिखो यहाँ पर जो दिया हुआ है स्थान, लिखो इसमें, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, खाना पीना, खाना पीना, रोना गाना, खेलना कूदना। जैसे खाना पीना, रोना गाना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना आदि। देखो हमने परिभाषा क्या लिखी, हमने परिभाषा लिखी कि जब किसी शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिखा खाना पीना। जब हम कुछ चीज़ खाते हैं, जैसे मान लो अगर भोजन रखा है तो भोजन उठा के हम अपने मुंह में रखते हैं, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, खाना कहलाती है। तो ये क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। ये तो है क्रिया का करना। और हमने कहा कि किसी क्रिया का होना, तो मान लो जैसे हम बोलते हैं कि वह लड़का है, अगर ऐसे बोला तो जो ये है शब्द आएगा, हालांकि ये सहायक क्रिया के रूप में भी आता है लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करता है। तो ये है जो बना है, ये किससे बना है, होना से, ठीक है। किससे बना है,
होना से। तो किसी व्यक्ति का लड़का होना, किसी व्यक्ति का डॉक्टर होना, वकील होना, या व्यक्ति होना, या शेर होना, चीता होना, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, क्रिया कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे अब जैसे खाना पीना होना, या हमने कहा खेलना आदि। जैसे कोई बॉल से अगर खेल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो वो क्या है, क्रिया, खेलना है, ठीक है। तो इसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब जैसे हम जितने भी हमारे पास शब्द आते हैं आसपास, तो हम ये पहचानेंगे कि जो क्रिया है अगर हम उसकी पहचान करें तो ये भाववाचक संज्ञा जैसी हो जाती है। जैसे भाववाचक संज्ञा में हमने देखा था कि जिसे ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसे ही ये क्रिया भी हो जाती है। हम इसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो कैसे, आप इसे समझ लो, जैसे मान लो अगर हमारा शब्द है, हमने लिखा दौड़ना, ठीक है। अब दौड़ना है तो ये क्रिया है, और मैं आपसे कहूं कि क्या आप दौड़ना देख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ मैम बिल्कुल हम देख सकते हैं। कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और हम उसको देख रहे हैं। तो ये बताइए, आप दौड़ना क्रिया को देख रहे हैं या उस व्यक्ति को देख रहे हैं? उस व्यक्ति को देख रहे हैं। फिर दौड़ना कैसे होता है, कोई व्यक्ति दोनों पैरों को बहुत तेज गति से आगे पीछे करता है, चलाता है, तो क्या वो दौड़ना है? तो वहां हम जो देख रहे हैं वो हम दौड़ना नहीं देख रहे, वहां उसके पैरों को देख रहे हैं। तो दौड़ना फिर क्या है? तो दौड़ना एक तरह का भाव ही है जो हमें समझ में आता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने पैरों को बहुत तेज गति से आगे पीछे चलाता है तो उस वाली स्थिति को हम अपने दिमाग में ले लेते हैं कि ये क्या है, दौड़ना है, और ये एक क्रिया है, एक काम हो रहा है, ठीक है। तो हम उसे फिर कहते हैं दौड़ना। अब काम होने में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसको होने में ऊर्जा नष्ट हो रही हो। तो आप अगर खाना खाएं, पीना, रोना, गाना, बजाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा शामिल होती है, तो काम का होना वही पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आती है। तो ऐसे हमारे शब्द आएंगे। अब इसके बाद एक शब्द आता है धातु। धातु शब्द होता है, ठीक है। आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि धातु क्या होता है। अब ये वो धातु नहीं है जो आप देखेंगे कि सोना चांदी या लोहा, ये धातु नहीं। तो इस धातु का मतलब क्या होता है, इसके सामने एक लाइन लिखिए, लिखिए, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, अथवा क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिख लिया? देखो समझो, हमने कहा क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया का मूल रूप, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है कि ये जो यहाँ पे हमारा शब्द लगा हुआ है, इस शब्द में जैसे खाना है, ये क्रिया हमने कहा इसको, इसमें जो खा है ये धातु है, और जो ना है ये प्रत्यय है। प्रत्यय लगकर हमारी क्या बनी है, धातु से क्रिया बनी है। तो हम इसके जो ये ना है हटा देंगे तो ये बचा हमारा खा, ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे इस ना को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी, ये धातु हो जाएगा। ना हटा देंगे तो हो, ये ना हटा देंगे तो खेल, ये ना हटा देंगे तो दौड़। तो आप लिख लो धातु के नीचे, जैसे खा, पी, रो, गा, खेल, कूद, पढ़, लिख, जो ये सारे आएंगे ये सब हमारे क्या होंगे, धातु कहलाएंगे। ऊपर जो आपने उदाहरण लिखे हैं धातु क्रिया के अंदर, उन सब में से ना हटा दो, वही लिख दो, ठीक है। खा, पी, रो, गा, खेल, पढ़, लिख, हाँ जी, ये धातु हैं।
अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा जब हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं तो वहाँ कहेगा कि क्रिया में ये जोड़ दें तो सॉरी धातु में ये जोड़ दें तो ये हो जाएगा, धातु में वो जोड़ दें तो वो हो जाएगा, ये वाली क्रिया बन जाएगी। तो फिर हम ये सोचते हैं ये धातु क्या है, बार बार कैसे आ रहा है। तो धातु का मतलब है उसका मूल रूप, जो क्रिया जिस रूप में जन्म ले रही है। जब अगर हम संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा में धातु ही कहा गया है क्रिया को, हिंदी भाषा में हमने उसे क्रिया कहा है। उसमें हम प्रत्यय लगाकर उसका काल बदल देते हैं, क्रिया का काल बदल देते हैं या क्रिया का प्रकार बदल देते हैं कि क्रिया कभी किसी प्रकार में आ जाती है कभी किसी प्रकार में। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये बात ध्यान रखो कि ऐसे पढ़ने के लिए तो क्रिया यही होती है, हमने यही समझा। अगर हम क्रिया के प्रकार की बात करें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग क्रिया के प्रकार दे रखे हैं। जो भी किताब आप मार्केट से उठाएंगे हर किताब में अलग अलग क्रिया दे रखी है। लेकिन समस्या ये है कि जो अलग अलग किताबों में दी हुई है वो अलग अलग किताबों से सब में से आपकी क्रिया पूछी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक से। तो यहाँ पे जो मैंने क्रिया का कलेक्शन किया है वो सारी किताबों से उठा के जितने भी प्रकार होते हैं सब यहाँ एक जगह रख दिए हैं। अब उन्हें आपको समझना है। थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग सकता है लेकिन एक बार जब समझ लेंगे तो सरल हो जाता है। तो सबसे पहले हम चार्ट से समझ लेते हैं कि हमें क्रिया के अंदर पढ़ना क्या क्या है। आपकी परीक्षाओं के अनुसार आपकी जो क्रिया है वो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग पूछी जाती है। जैसे हम यूपीएसआई की बात करेंगे, अगर यूपी के परीक्षा की बात करेंगे तो यूपी की परीक्षा में बहुत गिनी चुनी क्रिया आपकी पूछी जाती है। अगर हम एमपीएसआई की बात करेंगे तो एमपीएसआई में एक ही प्रकार की क्रिया पूछी जाती है, फोकस की जाती है। अगर हम जो जैसे हमारी शिक्षा वाली जो परीक्षाएं हैं यानी शिक्षकों के लिए जो हैं तो उसमें हमारी ये सारी क्रिया पूछी जाती है जितनी दी हुई है टोटल। तो हम बात करते हैं क्रिया के प्रकार की, दो भागों में बांट लेते हैं, जिसे हम धातु कहते हैं या जिसे हम मूल क्रिया कहते हैं, जिसे हम मौलिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तीन नाम आ गए इसके। और दूसरा हो गया यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया जो किसी धातु में किसी प्रत्यय को लगाने से बनती है या किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय को लगाने से बनती है, उसे हम यौगिक क्रिया के अंदर रखते हैं। यौगिक क्रिया को हम तीन आधारों पर फिर बांटते हैं। एक हो गया कर्म के आधार पर, दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर, तीसरा अन्य क्रियाएं। इसमें कोई आधार नहीं दिया गया है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं। जब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर, दो प्रकार की क्रिया हम पढ़ते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम दो प्रकार की क्रिया पढ़ते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। अब ये संज्ञा यहाँ पे ये नहीं है कि क्रियार्थक क्रिया आपको लगे, क्रियार्थक संज्ञा ही कहा जाएगा इसको। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, दो प्रकार की। प्रेरणार्थक क्रिया हमारी फिर दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। उसके बाद हम जब अन्य क्रिया को देखते हैं, अन्य क्रिया का भेद, तो इसमें हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक। ये जो कालवाचक क्रिया है इसे हम काल के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका काल है वो भी क्या है, क्रिया का रूप ही है एक तरह से, कि क्रिया अलग अलग काल में किस रूप में आती है, तो वो कालवाचक क्रिया के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। इसमें आता है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया फिर हमारी 11 प्रकार की होती है अलग अलग, और इसको अलग अलग हम देखेंगे। ध्यान देना, एमपीएसआई और डीएसएसबी दो परीक्षाओं के छात्रों के लिए कुछ और क्रिया में पढ़ो ना पढ़ो लेकिन ये जरूर पढ़नी है 11 प्रकार की। सीधे क्वेश्चन आते हैं एमपीएसआई और डीएसएसबी की परीक्षाओं में, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, जो दिल्ली की परीक्षाएं होती हैं, हाँ चलो ध्यान दो इधर। अरे मेरे पढ़ाने का मूड है, मत मेरा मूड खराब मत करो, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, तो एमपीएसआई में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आता है और डीएसएसबी में आता है। बाकी हम बात करें अगर यूपी की परीक्षाओं की, तो यूपी की परीक्षाओं में इन 11 में से कोई सा भी उदाहरण संयुक्त क्रिया के अंदर रखकर पूछा जा सकता है।
कि यह कौन सी क्रिया है और आपको उत्तर देना होता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो 11 में से कोई सा भी उदाहरण संयुक्त क्रिया के अंदर होता है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। सारी क्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। तो आपको पता चल गया कि टोटल हमें इतना पढ़ना है, तो अब आपको घबराहट नहीं होगी, नहीं तो फिर एकदम से ऐसे लगता है कितना पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो अंत तक आपको पता है कि लास्ट में हम कहाँ तक पढ़ेंगे, कालवाचक तक। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम क्रिया की। तो पहली यहाँ पे हमारे सामने है मूल क्रिया। मूल क्रिया जिसे हम धातु के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो अभी हमने लिखा। आगे दिया है धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, और एक पॉइंट लिखा है धातु स्वतंत्र होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्वतंत्र कौन होता है, धातु स्वतंत्र होती है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आया था। तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती, ये अपने लिए होती है, जैसे लिखा है चल, पढ़, दौड़, जा, गा आदि आदि। अब आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। अब देखो किस तरह से, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है लिख धातु है। ठीक है, आपने देखा जैसे सर्वनाम देखा था, तो सर्वनाम में जो आपका दिया हुआ था उस प्रकार से जो आप यहाँ पर देखेंगे धातु बनती हैं। तो लिख धातु है एक, इस लिख धातु से हमने लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखेंगे, लिखवा, लिखवाया, लिखवाना, या आगे और भी आप लिख सकते हैं जैसे लिख कर। ठीक है, और भी शब्द आ जाएंगे, लिखना। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मतलब शब्द हम बना सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे धातु से क्रियाएं हमारी बनेंगी प्रत्यय लगाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला आता है अब हमारा यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया हमारी क्या होती है? यौगिक क्रिया कहती है यौगिक क्रिया मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या कई धातुओं को संयुक्त करके या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो हम शुरुआत करते हैं कि यौगिक क्रियाएं हमारी कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार आते हैं हमारे, और दो प्रकार कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अब मुझे बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो सकर्मक और अकर्मक को पहले से जानते हैं और पढ़ा है, लेकिन इसमें बार बार समस्या होती रहती है? कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अब क्रिया अभी तक पढ़ी नहीं है? लगभग सभी हैं। इससे पहले हिंदी कभी नहीं पढ़ी या बचपन में पढ़ी थी लेकिन आप भूल गए हैं, उतना याद नहीं है? तो देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपकी परीक्षा में यहाँ से किस तरह से प्रश्न आता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे वाक्य लिखा होगा, मान लो हमने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर दो वाक्य आपके दिए हुए हैं और आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि उड़ते हैं और पढ़ता है, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है, या दोनों ही अकर्मक हैं या दोनों ही सकर्मक हैं? चलो बताओ, दोनों ही अकर्मक में कितने लोग और सकर्मक में? और एक सकर्मक और एक अकर्मक, तुम दोनों में हो? तो तुमने दोनों सकर्मक में हाथ उठाया, कंफ्यूजन हो रहा है। चलो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मैम हमें तो पता ही नहीं है क्या है सकर्मक और क्या अकर्मक, हमें तो जब पता चलेगा तो हम बताएंगे। तो देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा कहती है
कि सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब इसके बाद आप पहचान लेंगे इसको कि कौन सी क्रिया है। अब मान लो ये वाक्य नहीं दिया हो, कई बार आपकी परीक्षा में ऐसे भी आता है शब्द जैसे हंसना, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है कि अकर्मक? जैसे लिखना, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक? अब प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आता है इसमें सकर्मक अकर्मक से वो ये आता है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का। इससे पहले आप मुझे एक चीज इसमें बताओ कि जैसे हमने ये दो शब्द लिखे, आप देखो समझ लो किस तरह से हम बताएंगे, चाहे वो वाक्य में प्रयोग हो चाहे वाक्य में प्रयोग ना हो। जैसे शब्द लिखा हमने सकर्मक, दूसरा शब्द लिखा हमने अकर्मक, तो इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द कॉमन है इनमें? तो आपको दिख रहा है कर्मक, ठीक है। अब इसे याद रखो कि इसमें स लगा है, स का भाव क्या होता है? साथ, ठीक है, या सहित, और अ का भाव होता है नहीं। तो हमें एक बात समझ में आती है, जिसमें कर्म साथ हो तो वो क्या होगा? सकर्मक, और जिसमें कर्म साथ नहीं हो वो क्या होगा? अकर्मक। पहले तो ये बात समझ में आ गई अकर्मक और सकर्मक का मतलब। अब बात करेंगे कि यानी अकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेगी वो क्या कहलाएगी? अकर्मक। और जो क्रिया अपने साथ कर्म लेगी वो क्या कहलाएगी? सकर्मक। तो यही आपके प्रश्न के अंदर होता है। तो यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्रिया ने अपने साथ कर्म लिया है और किस क्रिया ने अपने साथ कर्म नहीं लिया? तो आप बता सकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, उड़ते हैं और पढ़ता है। इनमें से एक क्रिया ने कर्म लिया है और एक क्रिया ने कर्म नहीं लिया। तो इन्हीं में से आपको सकर्मक और अकर्मक बताना है। तो बताइए कैसे पता चलेगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये उड़ते हैं ने कर्म लिया है कि नहीं? आपको पता है दो तरीके हैं आपके पास पहचानने का। या तो आप ये कह सकते हैं पक्षी हो गए वाक्य में कर्ता, आकाश में कारक चिन्ह दिया है मतलब ये क्या है? अधिकरण है, और उड़ते हैं ये हो गई क्रिया, तो इसमें कर्म कोई कहीं आया ही नहीं। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आपको पहचान करनी है कि कर्म है या नहीं। और कर्म को पता करने के लिए मैंने आपको दो प्रश्न दिए हैं, क्या और किसको। तो क्या उड़ते हैं अगर ये प्रश्न करें तो, अच्छा क्या उड़ते हैं ऐसे पक्षी उड़ते हैं कि कौन उड़ते हैं ऐसे पक्षी आते हैं? क्या होगा? कौन से पक्षी आएगा ना। तो क्या उड़ते हैं से कोई उत्तर नहीं आता, किसको उड़ते हैं से कोई उत्तर नहीं आता। तो यहाँ कोई उत्तर नहीं आता, खाली रहता है। जब कोई उत्तर नहीं आता तो मतलब उड़ते हैं कोई कर्म नहीं ले रहा। जब वो कर्म नहीं ले रहा तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया। अब पढ़ता है, यहाँ देखें तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। जैसे ही हमने कहा तो हमें उत्तर मिला पुस्तक। तो ये पुस्तक ही हमारा क्या है? कर्म है। तो जब इसने कर्म अपने साथ लिया तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी वाक्य आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि इसमें हमारा कर्म है कि नहीं है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक और वाक्य लिखती हूँ। अच्छा, इन दोनों को हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे इनमें कैसे पहचान करेंगे जब कोई वाक्य नहीं आया। यहाँ तो वाक्य आया है। एक वाक्य और लिखती हूँ। जैसे मैंने कहा, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। तो यहाँ पर दौड़ता है क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दौड़ता है क्रिया हमारी क्या हो सकती है, तो कर्म की खोज करेंगे। क्या दौड़ता है? क्या दौड़ता है? घोड़ा। किसको दौड़ता है?
कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये खाली है यानी कर्म नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक है। अब आप में से बहुत सारे छात्रों के अंदर बेचैनी हो रही होगी, अरे मैम क्या दौड़ता है से आ तो रहा है घोड़ा, और क्या उड़ता है से आ तो रहा है पक्षी, आप वैसे ही हमको बहका रहे हैं कि कौन 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 कौन। तो ध्यान रखना, भले ही आ रहा है पर आपकी जो परिभाषा है वो फॉलो कर रही है, वो परिभाषा जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। परिभाषा क्या कह रही है, ध्यान दो इसको। सकर्मक क्रिया वो है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जब वाक्य के अंदर कर्म होगा तो ही तो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा बच्चा रोटी खाता है, तो क्या खाता है, रोटी खाता है। तो जब रोटी खाएगा, खाने का काम करेगा, तो रोटी पर प्रभाव पड़ेगा, वो खा के क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। तो यहाँ पे यही कहा है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर। अब दूसरा अकर्मक कह रहा है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जब वाक्य में कर्म आया ही नहीं है तो इस क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे जाएगा, कर्ता पे जाएगा। तो जब ये वाली बात आपके सामने आती है तो आप उस टाइम पे क्या कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है, तो हमने कहा क्या दौड़ता है, तो आप कहते हैं घोड़ा। तो वहाँ कर्म तो है नहीं, तो प्रभाव आपके उत्तर का भी कहाँ जा रहा है, घोड़े पर जा रहा है। अगर आपने ये कहा कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है, तो आपने प्रश्न किया कि क्या दौड़ता है, तो जो आपने उत्तर आप जो क्या से दे रहे हैं, तो सही मायने में क्या से घोड़ा तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो गलत ही होता है, क्योंकि घोड़ा सजीव है और सजीव के लिए कौन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इस क्या से आपका उत्तर आ भी रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम आ रहा है उत्तर, घोड़ा आ रहा है, तो फिर जैसे ही आप घोड़ा शब्द के पास आते हैं आपको पता चलता है ये तो वाक्य में काम करने वाला है, ये तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ रहा है तो ये वाक्य का क्या हुआ, कर्ता हुआ। और यहाँ पे आपकी जो ये परिभाषा है ये भी तो फॉलो हो रही है कि कर्म पर ना पढ़कर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्या बोल देते हैं, तुरंत ही आपका क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ जाता है। यानी आपके क्या के पीछे जब घोड़ा आ जाता है तो आपको ये बात पता है कि घोड़ा क्या है, सजीव है। सजीव है तो काम को करने वाला है, काम को करने वाला है तो वाक्य का कर्ता है। तो प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, घोड़ा पे पड़ रहा है, यानी कर्ता पे पड़ रहा है। तो आपकी ये परिभाषा भी पूरी तरह से सत्य सिद्ध हो रही है इसमें। जैसे ये है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे जैसे विद्वानों ने क्या सोचा, वो कहते हैं ना जैसे जग कैसा जैसा मैं। अब जब विद्वान बैठते थे पढ़ के, उन्होंने दिमाग लगाया अरे हिंदी के लिए हम ये व्याकरण बना रहे हैं, तो जैसे हम विद्वान हैं इसी तरह से सब विद्वान हैं। और उन्होंने जो परिभाषाएं दी तो वो सार बना के बिल्कुल ऐसी ऐसी परिभाषाएं दे दी कि अपने आप समझ लेंगे। उनको ये पता नहीं था अंग्रेजी ज़्यादा आसान है इन लोगों के लिए, हिंदी समझ में आएगी नहीं क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसी, वो तो लिख गए परिभाषा, अब उदाहरण भी सही ढंग से नहीं दिया। अगर आप पुरानी किताबों को देखेंगे तो मैंने ये पाया है जितनी पुरानी से पुरानी किताब है उतनी पुरानी किताबों में व्याकरण के सिर्फ नियम लिखे हुए हैं, उदाहरण एक भी शब्द नहीं दिया हुआ। और उदाहरण हमारी वो चाबी होते हैं जो हमें परिभाषा को समझने में मदद करते हैं, जो वो बात कही है उसको समझने में मदद करते हैं। तो इस वजह से कई बार हमें समझ में नहीं आता डायरेक्ट इस परिभाषा के बारे में, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म पर प्रभाव पड़ना और कैसे कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ना, ये बात समझ में आई। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ये बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर वाक्य प्रयोग हमारा दिया हुआ है तब तो हम निकाल लेंगे कि हमारी जो क्रिया है वो सकर्मक है कि अकर्मक। लेकिन अगर केवल ऐसे शब्द दिया हो तब हम क्या करेंगे, जब इस तरह से अगर शब्द हमारा दिया हो तो उस टाइम पे हम कैसे पहचान करेंगे कि ये क्रिया हमारी सकर्मक है कि अकर्मक, बताइए। हंसना और लिखना, देखो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास मैंने एक मूल मंत्र दिया हुआ है, क्या और किसको। आप यहाँ पे भी प्रश्न कर सकते हैं। जब क्या और किसको से प्रश्न करने पर हमको हमेशा कर्म ही प्राप्त होता है, तो जैसे हंसना शब्द लिखा है, आप कहेंगे क्या हंसता है, तो इससे आपके दिमाग में कोई भी शब्द नहीं उभरता। किसको हंसता है, इससे भी नहीं। तो इसका मतलब ये क्रिया अपने साथ कोई कर्म नहीं लेती। जब ये अपने साथ कोई कर्म नहीं लेती तो फिर कोई उत्तर ही नहीं प्राप्त होगा आपको। तो ये क्रिया क्या है, अकर्मक। फिर जैसे लिखना, तो आपने कहा लिखना, इसके साथ प्रश्न लगाया क्या लिखता है, तो आपके मन में अपने आप ही उत्तर आ सकता है, पत्र लिखता है, निबंध लिखता है, उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, मतलब कुछ ना कुछ शब्द तो है जो लिखता है। तो यानी ये लिखता है जो क्रिया है, ये अपने साथ किसी ना किसी कर्म को लेकर आ रही है। तो अपने साथ जब ये किसी कर्म को लेकर आ रही है तो क्या कहलाएगी, सकर्मक कहलाएगी। बताइए आसान है कि नहीं, समझ जाएंगे कि नहीं। अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि बालक सुबह में लिखता है, ऐसे दिया था, बालक हर रोज सुबह में लिखता है, इस वाक्य में लिखता है क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। तो आप अगर देखेंगे वाक्य की प्रकृति तो आप उसमें कर्म खोजेंगे तो आपको कर्म तो मिल नहीं रहा, लेकिन लिखता है अपने साथ कोई ना कोई शब्द तो लेता ही है। तो आप इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि जब आप ये वाक्य बोल रहे हैं ना कि बालक सुबह में लिखता है, इसमें भाव अधूरा है, क्योंकि आपको लग रहा है वाक्य पूरा नहीं किया गया, वाक्य में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि लिखता है शब्द अपने साथ कोई ना कोई कर्म लेगा ही लेगा। तो ऐसा भी अगर कभी आ जाए तो भी आपको इसी पे चलना है, इसी फॉर्मूले पे। वाक्य में चाहे कर्म दिया हो, वाक्य से दिया हो या केवल क्रिया लिख के दी हो, आपको उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो आप जब इस वाक्य को कहेंगे कि बालक सुबह में पत्र लिखता है, तो यहाँ पर अब ये वाक्य क्या हो जाएगा, पूर्णतः हो जाएगा, ठीक है, पूरा। कुछ पूछ रहे थे? वो तो अगर हम उसमें डालेंगे तो तब डाल देंगे ना कि बालक पिता को पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिखता है, पिता को लिखता है। तो दो कर्म हो जाएंगे, फिर भी है। अब एक कर्म आ गया तो सकर्मक में द्विकर्मक जो हम बोल रहे हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, वो वही तो है अगला पॉइंट, ठीक है। दो कर्म आने पर ही तो द्विकर्मक बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर किसी छात्र को लग रहा है कि मैम नहीं समझ में आया अकर्मक सकर्मक, आ गया ना, बहुत आसान है इसको समझना, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, तो अब आपको दोनों तरीके से करना आ गया। तो यहाँ पे लिख लो इसके बारे में, इसका नोट्स पूरा कर लेते हैं। कर्म के आधार पर जहाँ आपने ये लिखा है, यहाँ अब लिखो। जैसे हमने लिखा यहाँ पर बालक, आपने पहले ही लिख दिया क्या? कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया करो कि जब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, जैसे बताना शुरू करती हूँ समझाना, तो आप इतनी जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है। समझ गए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो। बालक रोटी खाता है, बालक रोटी खाता है। दूसरा वाक्य, दीपक कहानी लिखता है। हम यहाँ पे अगर प्रश्न करते हैं क्या, तो हमारे पास दोनों से उत्तर आ जाता है, ठीक है। क्या उत्तर आ जाता है, रोटी क्या खाता है, रोटी खाता है, तो रोटी कर्म हो गया। क्या लिखता है, कहानी लिखता है, तो ये कर्म हो गया। तो दोनों क्रिया हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई।
बात समझ में आ गई है? अगला लिखो, अकर्मक में लिखना है। वाक्य प्रयोग करो अकर्मक में। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दूसरा वाक्य, बच्चा रात में रोता है। बच्चा रात में रोता है। बच्चा रात में रोता है। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं आता। किसको उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं आता। तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई? अकर्मक। ठीक है, रेखांकित करके लिख दो, अकर्मक क्रिया। और बच्चा रात में रोता है, क्या रोता है? किसको रोता है? कोई आंसर नहीं, तो रोता है क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। नीचे लिखा है एक शब्द पहचान। क्या आ रहा है? बच्चा कि कौन रोता है से आता है। याद रखना एक बात, कर्ता हमेशा सजीव होता है। ये बात मैंने आपको कारक चिन्ह में बताई थी कि कर्ता हमेशा क्या होता है? सजीव होता है। और सजीव के लिए कभी भी क्या का प्रयोग नहीं होता। क्या और कौन, इन दोनों से जब हम प्रश्न करते हैं, तो क्या से जब हम प्रश्न करते हैं तो निर्जीव उत्तर प्राप्त होता है, और कौन से प्रश्न करते हैं तो सजीव उत्तर प्राप्त होता है। तो ये याद रखना कि अगर आपसे क्या कहने से आपको सजीव उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो मतलब वो कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म में अगर क्या से सजीव आ रहा है, अब कर्म में सजीव कब आ सकता है? किसको से। ठीक है, नीचे आपके दिया हुआ है पहचान, इसमें एक पंक्ति लिखो। लिखो पहचान। हाँ, कौन से प्रश्न क्यों करेंगे? कौन हमको बताता है वाक्य का कर्ता क्या है। और हमने ये पढ़ा कारक चिन्ह में कि कर्म जानने के लिए हमें क्या और किसको से प्रश्न करना है। और यहाँ हमें जरूरत किसकी है? कर्म की, कि कर्म आया है कि नहीं। इसलिए हम क्या से प्रश्न कर रहे हैं, कौन से नहीं। ठीक है, और अगर हम कौन से प्रश्न करते भी हैं तो वो हमें बता जाएगा कि अब हमने कहा कौन रोता है? बच्चा रोता है, तो उसने हमें बता दिया कि बच्चा क्या है? कर्ता है वाक्य का। तो हम तो खोज रहे थे वाक्य का कर्म। ठीक है, इस तरह से। तो पहचान में लिख लीजिए, किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर, किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है, किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है, कॉमा, तो वह उत्तर ही कर्म होता है। तो वह उत्तर ही कर्म होता है। और वह क्रिया, तो वह उत्तर कर्म होता है, और वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। और वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण विराम लगाओ। यदि प्रश्न करने पर, यदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, यदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, तो वह क्रिया, अकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है।
सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखो, जिस क्रिया का एक कर्म हो या जब क्रिया एक कर्म ले रही हो तब वो क्या कहलाती है? एक कर्मक। जैसे उदाहरण के तौर पर अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, तो हम कह रहे हैं क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? पता नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा कर्म नहीं है, एक ही कर्म है, तो ये क्रिया अब इस समय क्या कहलाई जाएगी? एक कर्मक। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं या जब क्रिया दो कर्म लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। तो यहाँ पर दो कर्म आ गए, ठीक है, दोनों ही प्रश्नों से उत्तर प्राप्त हो गया हमें, तो तब हमारे दो कर्म होते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि वाक्य के अंदर कभी भी आपका सजीव कर्म आएगा तो उसके साथ अक्सर आप पाएंगे कि कारक चिन्ह लगा होता है, को कारक चिन्ह, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कहें कि किसान ने बैल को पीटा। अब किसान ने बैल को पीटा, तो क्या पीटा? उत्तर नहीं आता। किसको पीटा? तो बैल। तो क्योंकि बैल क्या है? सजीव है, और मैंने आपको बताया कि जब भी कर्म सजीव होगा तो वो को कारक चिन्ह के साथ आएगा। तो बैल को पीटा, अब हम कहेंगे किसान ने बैल पीटा, तो ये क्या है? आधा अधूरा लग रहा है। तो आधा अधूरा, अब मान लो कभी ऐसे वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको आ जाए कि किसान ने बैल पीटा, तो यहाँ पे अब ये क्या है? वाक्य अशुद्ध है, तो आपको इसे शुद्ध करना होगा, किसान ने बैल को पीटा, तभी बात हमारी पूरी लगेगी। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जैसे मैं बताती हूँ, तो चाहे आप इन्हें लिख के रखो, चाहे अपने दिमाग में याद रखो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और यही हमारा वाक्य शुद्धिकरण का अलग हिस्सा होता है। तो बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा। क्या मारा? थप्पड़। किसको मारा? सुनील को। तो दो कर्म आ गए यहाँ पर, तो ये क्रिया इस समय द्विकर्मक कहलाएगी। गलत, फिर गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिख के आ गया दीपू ने सुनील के थप्पड़ मारा, तो अब आपको इसे शुद्ध करना है, क्योंकि आपको के न लगा के इसे को लगाना है, ठीक है, वो कर्म। अरे क्योंकि वो क्या है? वो है हमारा कर्म, और आप के लगा के उसे बना रहे हैं संबंध, जबकि थप्पड़ से सुनील का संबंध नहीं है। समझ गए? और थप्पड़ से अगर संबंध भी अगर देखेंगे तो वो दीपू का है, दीपू मार रहा है उसको। अब वो कहेंगे मैम वो तो खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, तो वैसा नहीं। यहाँ पर क्या है कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव सदैव कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ मारा जो जा रहा है वो किसको मारा जा रहा है? सुनील को। और तो प्रभावित कौन हो रहा है? सुनील हो रहा है। आपके पास इतने सारे तरीके हैं उसको पहचानने के, कोई एक तरीका तो है ही नहीं। अब आप कहेंगे लेकिन मैम हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि उसके थप्पड़ मारा, तो क्योंकि आप बोलचाल में बोलते हैं, गलत बोलते हैं, आपका कोई नंबर थोड़ी ना काट रहा है। मान लो आपने अगर ऐसे आप बोल रहे हैं कि दीपू ने सुनील के थप्पड़ मारा, तो सामने वाला कह रहा है अरे सुनील के नहीं, सुनील को थप्पड़ मारा। आप कहते हैं मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, सुनील के थप्पड़ मारा, बता तू क्या कर लेगा मेरा। तो सामने वाला कुछ उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एग्जामिनर से कह के देखो मैं तो ऐसे ही शुद्ध करूंगा, यही शुद्ध है, तो एग्जाम कहेगा जा बेटा 0 नंबर। बोलचाल में करते हैं, क्योंकि हम बोलचाल में व्याकरण पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति व्याकरण को पढ़ते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि जब वो बोलते हैं हिंदी, तो उनकी हिंदी बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो अशुद्धियाँ हैं तो उन्हें अब सीखना है, तो वो उस चीज़ को सीख के और अपने व्यवहार में ले आते हैं। तो जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बोलते हैं। अब आपको मैं ऐसा उदाहरण देती हूँ, जैसे मान लो आपने कभी हिंदी में हिंदी की डबिंग मूवी देखी हो, जो साउथ की मूवी होती है, आप उन मूवी को देखना जो डबिंग होती है, वो एकदम व्याकरण का पूरा ध्यान रखते हैं।
आपको अगर हिंदी सीखनी है सच में, तो आप डबिंग मूवी ना देखना शुरू कर दो। तो वो जो बोलते हैं उसमें सेंटेंस बस वैसे ही बोलना शुरू कर दो। तो जब आप ऐसा बोलना शुरू कर देंगे तो आपको थोड़ा अजीब भी लगता होगा कहीं कहीं पे, कि जैसे आप वाला वो बोलते हैं, आप ये कर दीजिए, आप ये खा लीजिए, आप बैठ जाइए, तो इस तरह से बोलते हैं। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम इस चीज़ को बोलते ही नहीं है। या तो अगर हम जाएं पूर्वी ओर, जो हमारा इलाहाबाद या बिहार की तरफ जाते हैं, तो वो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक या अपने से बड़े तक सबके लिए वो यही भाषा बोलते हैं, आप कर लीजिए, आप बैठ जाइए, खा लीजिए, ये कर लीजिए। तो उनमें छोटा बड़ा अंतर करने का नहीं होता। इधर हम आ जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो यहाँ सब कर ले, खा ले, पी ले, बैठ जा, यहाँ हम पूरा एक वचन में रखते हैं, है ना। तो यहाँ बात यही है, इसीलिए हमें थोड़ा अटपटा लगता है हर किसी को अपनी तरफ से। तो ये आपको ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाए तो आप डबिंग हिंदी वाली मूवी देखिए। आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलचाल में बहुत अच्छी हो जाए, जो ग्रामर में अशुद्धि होती है वो ना हो, तो आप डबिंग वाली इंग्लिश देखिए। जो इंग्लिश में डबिंग होती है वहाँ बिल्कुल स्पष्ट और आपके ग्रामर को पूरा पिरो के बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर जब हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं तो आता है क्रियार्थक संज्ञा। आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, टहलना सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है या टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस तरह का कोई वाक्य दिया होगा और आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा बताओ, या आपसे पूछेगा सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, दौड़ना को रेखांकित करेगा और आपसे कहेगा क्रिया का कौन सा भेद है। तो आपको बताना होगा क्रियार्थक संज्ञा। इसको पहले समझ लो, नाम से समझना, क्रिया प्लस अर्थ। तो क्रिया का अर्थ यहाँ कहेंगे वो संज्ञा जो अपने, या हम कहेंगे वो क्रिया जो अपने अंदर अर्थ लिए हुए है, किसका, संज्ञा का, ठीक है। परिभाषा कहती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करती है, मतलब संज्ञा के जैसी एक्टिंग करती है, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए, या तो कह सकते हैं कि जैसे सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, तो हम कहेंगे क्या अच्छा है, तो आगे आता है दौड़ना, यानी दौड़ने को दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर लगी हुई है किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। अब ऐसे, या तो ऐसे पहचान लो कि जिसके बारे में बात की जा रही है, और जिसके बारे में बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं कर्ता होता है, और कर्ता के स्थान पे जब आ जाती है तो वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो इसलिए ये संज्ञा के स्थान पर क्रिया रखी गई है, और ये क्रिया कैसा व्यवहार कर रही है, संज्ञा के होने के जैसा। तो संज्ञा के होने के जैसा व्यवहार कर रही है, तो इसका नाम हमने दे दिया क्रियार्थक संज्ञा। या तो आप ऐसे समझ लो, जो इसकी परिभाषा है। ऐसे कभी कभी हमारे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो समझने का दूसरा तरीका ये है कि जब भी कभी क्रिया आपकी आए और क्रिया रूप में हो, क्रिया रूप कौन सा, ना के साथ, ना प्रत्यय के साथ, जैसे टहल से टहलना, दौड़ से दौड़ना। तो दौड़ना, खेलना, कूदना, टहलना, खाना पीना, ऐसी क्रिया हो इस रूप में, और वो क्रिया के स्थान पर न होकर वाक्य में कहीं पर भी हो, तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्रिया का स्थान कहाँ होता है, वाक्य में सबसे अंत में, और ये वाक्य में अगर सबसे अंत में नहीं है और उसमें पहले कहीं पर भी लगी है, चाहे कर्ता के स्थान पर या उसके बाद, यानी क्रिया से पहले, तो वो हमारी सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, जब भी ऐसा मिलेंगी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमारा क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जब हम कि जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि काम सामने वाले से करवाया जाएगा, मतलब काम हम स्वयं न कर किसी से करवाने वाले हैं, वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया हमारी यहाँ पे दो प्रकार की हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक
कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहती है कि जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, और दूसरा अगर हम इसमें पढ़ें जो द्वितीय प्रेरणार्थक, दोनों को एक साथ पढ़ लो, जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए तो उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसमें आपका पॉइंट लगा है, यह क्रिया धातु में वाना जोड़कर बनाई जाती है, लिखा हुआ है, लिखना नहीं है, और इसमें यह क्रिया धातु में लाना या आना जोड़कर बनाई जाती है। अब जो इसमें स्पेस दिया है ना उदाहरण लिखने के लिए, वो उदाहरण आप लिखना है यहाँ पे, दोनों का एक साथ लिखेंगे हम। जैसे ये हो गई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक, दोनों को साथ में समझ लेंगे। वाक्य कहता है कि माँ खाने में दाल बनाना। ये तो क्या हुआ, मैडम ने उल्टा लिख दिया। हाँ, दूसरा लिखो, आगे बोलने का यही नतीजा होता है, ठीक है। माँ खाने में दाल बनवाना। दो वाक्य आपके सामने लिखे। पहला वाक्य है माँ खाने में दाल बनाना। इस वाक्य को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, दाल कौन बनाएगा, माँ, तो माँ दाल बनाने वाली है। लेकिन दूसरा वाक्य जब लिखा माँ खाने में दाल बनवाना, तो यहाँ दाल कौन बनाएगा, माँ बनाएगी या बहू बनाएगी। अब ये हमें नहीं पता माँ खुद मतलब दाल बहू से बनवाए या रसोइये से बनवाए या किसी और से, पर माँ नहीं बनाने वाली है ना, माँ किसी से बनवाएगी। तो हमें पता चल गया वाक्य हमारा सारा एक साथ, यहाँ पर हमारी ये क्रिया और यहाँ पर हमारी क्रिया, मात्र क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन आने से ही स्थिति बदल गई। तो देखो प्रथम प्रेरणार्थक हमने कहा ये है आप, जो आप कह रहे हैं माँ से, ये है माँ। आपने एक बार इनसे कहा माँ खाने में दाल बनाना, तो ये आपकी एक प्रेरणा, यानी पहली बार आपने कहा एक प्रेरणा प्रभावित हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा। लेकिन आपने यहाँ कहा ये है आपने माँ से कहा कि माँ खाने में दाल बनवाना, तो आपने बोला पहले माँ से और माँ बोलेगी किसी तीसरे व्यक्ति से, तो प्रथम प्रेरणा और फिर द्वितीय प्रेरणा, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरह से अब हम देखते हैं, जैसे शॉर्ट ट्रिक हमारी दी हुई है कि धातु में आना या लाना जोड़कर, तो यहाँ हम देखेंगे बनाना का अगर हम देखें इस क्रिया की, तो धातु क्या होगी, बन होती है। तो बन धातु में हमने क्या जोड़ा है, आना, तो ये क्या हो गया, बनाना। और यहाँ बन धातु में हमने क्या जोड़ा, वाना, तो ये हो गया हमारा बनवाना, यानी द्वितीय प्रेरणार्थक। यही बात कही है, समझ में आ गया आपको आराम से, ठीक है। इस तरह से हम इसे समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो आता है सबसे पहले पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, इसे हम समझेंगे। पूर्वकालिक, जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, हमने पहले देखा क्रियार्थक संज्ञा, तो हमने कहा कि वो क्रिया जो संज्ञा का अर्थ लिए हुए हो, नाम से पता चल गया क्रियार्थक संज्ञा। दूसरा हमने कहा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब हो गया प्रेरणा दिया जाए जिसमें, यानी काम स्वयं नहीं किया जाएगा, काम किसी से करवाया जाएगा। एक से करवाना सामने वाले से प्रथम प्रेरणार्थक, और किसी तीसरे से करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अब यहाँ आता है हमारा अगला शब्द आता है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसे कैसे समझ सकते हो, पूर्व माने पहले, ठीक है, पहले, और कालिक में से शब्द निकलता है काल। काल का मतलब है समय, तो वो क्रिया जो पहले समय में हो रही हो,
तो किसी भी वाक्य में कोई क्रिया, दो क्रियाएं होंगी वाक्य के अंदर, और एक क्रिया पहले समाप्त हो रही होगी और फिर दूसरी क्रिया हो रही होगी। तो जो पहले क्रिया समाप्त हो रही है वही क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। परिभाषा कहती है जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करो, जैसे हमने कहा सोहन नहाकर स्कूल जाता है। सोहन नहाकर स्कूल जाता है। तो ये बताइए कि इस वाक्य में कौन कौन सी दो क्रिया हुई हैं? नहाना और जाना। ठीक है, तो पहले जाने का काम किया है कि नहाने का? तो पहले नहाने का काम किया है, तो ये नहाकर ही हमारी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब इसकी ट्रिक समझ लो कि क्रिया में, मतलब क्रिया की धातु में कर जोड़कर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जैसे नहाना शब्द है तो नहाना का धातु क्या होगी? नहा, और इस नहा में हमने कर जोड़ दिया। तो याद रखना जब भी कभी आपको किसी क्रिया के साथ कर लगा हुआ दिख जाए तो जहां पर कर लगा होगा वो क्रिया आपकी क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। और आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा है ये प्रश्न, इतनी बार आता है पूर्वकालिक क्रिया इनमें से क्या है। ये रिपीट क्यों होते हैं प्रश्नों के रिपीट होने का कारण ये है कि छात्र उसे सही नहीं कर पाते। अब आपसे पूछा, बच्चे क्या करते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो क्रिया में दो ही चीज़ पढ़ते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ये पढ़ के चले जाते हैं और कोई मतलब ही नहीं आगे। क्रिया में अब वाक्य में आ गया सोहन नहाकर स्कूल जाता है, इस वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया आपको बतानी है। ऑप्शन में लिखा रहेगा नहाना, जाना, इस तरह से स्कूल जाना। तो छात्र के दिमाग में आता है पूर्वकालिक मतलब बाद में हुई या पहले हुई वाली, तो लास्ट में अक्सर इसी को कर जाता है क्योंकि वो चीज़ उससे समझ में नहीं आई कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो जब आपने ये पढ़ लिया तो आप बस कर पे फोकस करेंगे। अब ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। पूर्वकालिक में दिया है, कर पे आपको फोकस करना है। तो उस तरह से आपको पता चल गया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में पता चल गया। धातु में अगर आना या लाना लगा दिया तो प्रथम प्रेरणार्थक, धातु में अगर वाना लगा दिया तो द्वितीय प्रेरणार्थक, धातु में अगर कर लगा दिया तो पूर्वकालिक क्रिया। आपकी परीक्षा में अब ऐसे भी कभी कभी प्रश्न आने लगा है कि आपको 4 क्रियाएं लिख कर दे देगा, 4 तरीके से अलग अलग। जैसे किसी में हो गया लिख दिया जाकर, कहीं पे जाना, खेलना, कूदना, पीना, इस तरह से करके, और ऑप्शन में दे दिया निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है बताइए। तो जब तक आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे बताएंगे? तो वहाँ पे तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 वही वाला तुक्का लगा के आएंगे, है ना। तो जहाँ पे मतलब इस तरह की स्थिति जहाँ पे भी होती है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने क्लास में बैठ के पढ़ा, समझा, परीक्षा से 10-12 दिन पहले एक बार आपने अपना नोट्स निकाल के उसी ट्रिक को जैसे जैसे यहाँ पर नोट कराया उसको पढ़ लिया। अब आप जब परीक्षा में जाते हैं और जब सामने दिखता है तो फिर मन खुश हो जाता है, अरे ये तो मैडम ने बताया था, आ गया। और इस तरह से फिर आपके 100 में से 100 नंबर आते। अब ये बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो 100 में से 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं? अब अरे सबके सब हाथ तो उठा लो कम से कम 100 में लाने के लिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया क्या? वास्तविकता में सच बताओ, अभी तक जो आप पढ़ रहे हो क्या आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि अब तो मैं पूरे 100 में से 100 ले आऊंगा? सुनो, बैठ जाने दो जांच। जब आपने वो किया है अपने दम से तो आप वहां जाके कहेंगे बुला लो विद्वानों को, जितने बड़े विद्वान हैं यहाँ खड़े हैं उनको ही सिखा देंगे, और 2-4 बातें आप उनको एक्स्ट्रा सिखाया होगे। फिर वो पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ा, तो फिर कहना निधि एकेडमी से। हैं देखो सुनो, ये आप बिल्कुल भी मत डरो कि ये वाली चीजें के पूरे आ गए तो जांच बैठेगी। भाई डरता वो है जो नकल करता है, और जिसके पास दिमाग है वो क्यों डरेगा? समझ गए ना। हाँ, तो आपको पता है अब कब आना है? सोमवार।
ठीक है, चलो खुश रहो।